सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवम तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के प्यारे से चैनल में जिसका नाम है वी आर जीनियस। बेटा हम लोग आज आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस लेकर आए हुए हैं। मैंने कुछ सालों में एनालाइज करा जो लाइफ प्रोसेस का चैप्टर होता है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, बहुत लेंथी है और इसमें बहुत सारे कंटेंट है और बहुत सारा लर्निंग पोर्शन है, इसलिए बच्चों को ये टफ लगता है। तो कोई बात नहीं, आपको भी टफ लगता है तो आज के बाद ये प्रॉब्लम हम दूर कर देंगे। ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे और आसान तरीके से मैं समझा दूंगा। अच्छा, इस चैप्टर को मैं एक वीडियो के अंदर या 2 वीडियो के अंदर नहीं कवर करूंगा, इसको कम से कम मैं 3 या 4 वीडियो के अंदर कवर करूंगा। कारण यह है क्योंकि ये लेंथी है और आपका इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, इसलिए मैं हर वीडियो में एक पर्टिकुलर टॉपिक लूंगा जिसको मैं कंप्लीटली समझाऊंगा, ठीक है। और बोर नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। चीज़ें सारी मैं कवर करूंगा, ये भी मेरी गारंटी है। इवन एनसीईआरटी की हर एक बात जो उस बुक में लिखी हुई है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर भी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, सजेशन रहेगा एज अ टीचर, एज अ दोस्त, एज अ फ्रेंड, कि आप मेरे से पढ़ने के बावजूद बायोलॉजी के लिए हमेशा 1 से 2 बार एनसीईआरटी रीडिंग जरूर रखें अपने पास, ठीक है, मतलब जरूर करें, ठीक है। और अगर आप इसको कम से कम 5 टाइम्स या 6 टाइम रीड करते हैं, मतलब पेपरों तक, बोर्ड तक, तो बहुत बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। फिर भी अगर जो बच्चे नहीं करना चाहते हैं, नहीं करते हैं, तो उनके लिए वीडियो इनफ रहने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की वीडियो में हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन तक पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले तो यही समझा जाए कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है भाई, लाइफ प्रोसेस क्या रहा होता है। और लाइफ प्रोसेस को समझने से पहले, इसको भी समझने से पहले हम ये समझते हैं कि देखो, लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम, यानी आपको पता है कि जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में भी हम अर्थ पर रहते हैं। अर्थ पर 2 ही तरह की चीज़ें रहती हैं, एक नॉन लिविंग थिंग्स, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें जान नहीं होती, जिनको आप बोल सकते हो मतलब वो जीवित नहीं है, और लिविंग थिंग जिनको आप बोलते हो जीवित है। जैसे कि जीवित व्यक्तियों में कौन आते हैं, इंसान आ जाते हैं, एनिमल्स आते हैं हमारे, ठीक है, हमारे फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, हमारे प्लांट्स आ जाते हैं, पौधे आ सकते हैं। ये सारे क्या हैं, ये सारे जीवित है। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपको कैसे पता भाई ये जिंदा है, आपको कैसे पता। तो भाई हम लोग तो जैसे अगर व्यक्ति और जानवरों की बात करें तो सर ये लोग ना मूवमेंट करते हैं, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, है ना, तो मूवमेंट करते हैं, है ना, अपना हाथ पाँव हिलाते हैं, तो उनके मूवमेंट से पता लग जाता है। मूवमेंट लाइक वो राइटिंग करते हैं, लर्निंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, टॉकिंग करते हैं, तो इन सब से पता लग जाता है कि सर ये जिंदा है, ठीक है। बट पेड़ पौधे तो ऐसा नहीं करते भाई। फिर सवाल आ जाता है तो कैसे पता लगाते हैं पेड़ पौधे जिंदा है। तो सर वो हमारी तरह सांस लेते हैं, यानी जो सांस वगैरह लेते हैं हम उनको कह सकते हैं कि हाँ भाई ये जिंदा है, लेकिन पेड़ पौधे सांस लेते हुए भी नहीं दिखते। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मूव करता है वो जिंदा है, जो सांस लेता है वो जिंदा है। हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई व्यक्ति जिंदा है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि हाँ भाई ये सजीव है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहले तरीका है तो आप उसको देखकर एनालाइज करते हैं। अगर वो किसी तरह का मोशन या मूवमेंट कर रहा होता है तो आप देखकर एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ जीवित है। उसके अलावा कुछ लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं जो सिर्फ जीवित व्यक्ति करते हैं, ठीक है। कुछ जैव प्रक्रम होते हैं जो सिर्फ सजीव लोग करते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सर्शन। ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस एक जीवित व्यक्ति करता है। और अगर ये प्रोसेस कोई भी अगर हमारा ऑर्गेनिज्म करता है तो उसको हम बोलते हैं हाँ कि वो एक सजीव व्यक्ति है। ये एक क्राइटेरिया है जहाँ पर इस क्राइटेरिया के बेस पर हम बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ सजीव है या निर्जीव है, वो जीवित है या नहीं है, अगर वो सर्टेन प्रोसेसेस को करती है। और इन्हीं सर्टेन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेस को सबसे पहले मैं आपको ये बेसिक डेफिनेशन से समझाऊं। द बेसिक प्रोसेसेस, वो बेसिक प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित व्यक्ति, विच आर नेसेसरी फ्रॉम मेंटेनिंग देयर लाइफ। जो एक सजीव होता है, एक सजीव ऑर्गेनिज्म यानी एक जिंदा व्यक्ति या सजीव बोलो जिसको, वो कुछ बेसिक प्रोसेस करता है जिससे उसकी बॉडी मेंटेन रखती है और इवन उसका जीवन व्यापन एकदम सही से चलता है। इन्हीं प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इस डेफिनेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, वो सारे प्रोसेसेस जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन जो कि एक साथ किए जाते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा उसके जीवन के लिए, अलाइव रहने के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए और उसकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। बेसिकली आपके जिंदा रहने के लिए और आपकी बॉडी को हर तरह से मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेसेस करे जाते हैं उन्हीं प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। क्लियर है क्या बेटा। अच्छा, 9th क्लास में एक बात तुमने जरूर पढ़ी होगी कि हम लोग एक फंडामेंटल पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है। एटम की बात नहीं कर रहा, वो बात तो है, बट जो सबसे स्ट्रक्चरल और हमारी फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, दैट इज अ सेल, जो कि हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है।
कि जो हमारे सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है सेल, और बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल मिलकर एक ग्रुप ऑफ सेल एक टिश्यू कहलाता है, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे ये मेरी फिंगर है, ये मेरा एक ऑर्गन है ना, तो बहुत सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बनाएंगे और बहुत सारे टिश्यू मिलकर मेरा पूरा एक ऑर्गन बनाएंगे, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे एक डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, और बहुत सारे सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक बॉडी बनाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद जो हमें मेनली हमारे सिलेबस में जो मेन लाइफ प्रोसेसेस हैं, देखो कई सारे प्रोसेसेस होते हैं और उनको भी कितना पढ़ना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारे प्रोसेसेस हमें पढ़ने हैं डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सर्शन, ठीक है। अभी मैं जो स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक से, आज हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, देन अगली वीडियो में हम डाइजेशन कवर करेंगे, देन रेस्पिरेशन, देन सर्कुलेशन, देन एक्सर्शन। क्लियर है क्या बेटे? चलो बहुत बढ़िया बात है। अब समझते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। पहली बात तो एक बात हमको अभी तक जो समझ आई कि आप किसी व्यक्ति को जिंदा, मतलब अगर कोई सजीव व्यक्ति है तो आप कैसे पहचानेंगे कौन सा क्राइटेरिया कि वो सजीव है। अगर वो ये कुछ प्रोसेसेस या जो जीवित व्यक्ति के लिए उसकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोसेसेस करे जाते हैं, ठीक है, अगर वो उन प्रोसेसेस को परफॉर्म कर रहा है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए तो वो जीवित है। दूसरा, ये जो प्रोसेसेस उसकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए और उसको जिंदा रखने के लिए वो कर रहा है, इन प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं यार किसी भी मशीन को चलने के लिए, अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल लूँ, किसी भी मशीन को चलने के लिए, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलने के लिए या किसी भी डिवाइस को चलने के लिए आप देखते हो कहीं ना कहीं एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर हमारा वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जैसे आपका पंखा चलता है, जैसे आपकी बिजली चलती है, तो क्या इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है? बिल्कुल हाँ सर, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है। कोई मशीन होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है। यानी किसी भी चीज़ को चलने के लिए किसी ना किसी तरह से एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए मेरे भाई। तो वैसे ही एक जीवित व्यक्ति को अपने लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से आती है? तो द सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, जो एनर्जी का सोर्स होता है या जो मटेरियल्स हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होते हैं ये जो लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए, वो कहाँ से मिलता है हमें? फूड से, खाने से मिलता है। जो आपका खाना है वो आपका एनर्जी तो है, सही बात है ना? ये बात तो हमको पता थी सर, ठीक है। अच्छा एक बात और, अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? They are the substance the body need for the energy building material and the control of the body forces। ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को जरूरी हैं और वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि एनर्जी इसलिए प्रोवाइड करते हैं लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए, इवन हमारी बिल्डिंग मटेरियल्स यानी हमारे शरीर को ग्रोथ करने के लिए, और इवन हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए क्या जरूरत होती है हमें? न्यूट्रिएंट्स की। अब वही बात है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ पाए जाते हैं? खाने में। अब हम डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकते। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, है ना, ये सब क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ये वो घटक हैं, हिंदी में बोलते हैं पोषक तत्व, है ना। ये वो घटक हैं जो एक इंसान को जीवित रहने के लिए जरूरी होते हैं, जो उनको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जो इन प्रोसेसेस में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन्स की, विटामिन की, तो अलग अलग घटकों की, इन्हीं को हम क्या करते हैं? इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और इन्हीं को हम अपनी बॉडी में लेते हैं। और ये बॉडी को हम अलग अलग ऐसा तो नहीं करते कि भाई कार्बोहाइड्रेट अलग से लिया, विटामिन अलग से लिया, मिनरल अलग से लिया। इसको हम एक पूरा क्या करते हैं? अपना एक डाइट प्लान खाते हैं, और वो जो डाइट प्लान या डाइट चार्ट या जो डाइट पूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? एक फूड कहते हैं। यानी जो आप नॉर्मली फूड खाते हो उसमें सब कुछ होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एनर्जी का सोर्स क्या होता है? आपका फूड होता है, ठीक है, खाना होता है एनर्जी का सोर्स, ठीक है, जिसको आप खाते हैं। फूड में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो घटक, वो तत्व, वो चीज़ें जो हमारी बॉडी को जरूरी होती हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हमें जो मटेरियल चाहिए होते हैं, जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो घटक, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ पाए जाते हैं? खाने के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो गए? कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, विटामिन, मिनरल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब सवाल आ जाता है न्यूट्रिशन क्या है? अब क्या आ जाता है? न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में मैंने बताया पोषक कहते हैं, पोषक तत्व कह लीजिए, और न्यूट्रिशन को हम लोग पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यानी पोषण क्या है, अब न्यूट्रिशन क्या है? सो it is a method in which the food is consumed by the organism and utilize the nutrients from the body। ठीक है, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा फूड को कंज्यूम करना यानी अपने अंदर लेना, ठीक है, फूड को कंज्यूम करना यानी फूड को अपने अंदर लेना, अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करना, रखना, ठीक है, और उस फूड के अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूटिलाइज करना, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है?
वो जरूरी तत्व जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है, ठीक है, वो नेसेसरी चीज़ें, वो नेसेसरी घटक, वो नेसेसरी तत्व जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होते हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में इनहेल करने को, कंज्यूम करने को, खाने को, रखने को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में लिया जाता है और उसके अंदर से जब हमने बॉडी में न्यूट्रिएंट उसको न्यूट्रिएंट्स को यूज करना तब क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या बात समझ में आई? मैं एक बार और समझा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ये एक मेथड है, ये एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? इसके अंदर फूड को कंज्यूम करना होता है, ठीक है, फूड को अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करना, रखना, लेना, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। और लेना और रखना ही नहीं, यूटिलाइज करना, उस फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अपनी बॉडी के लिए यूटिलाइज करना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं। बात समझ आ गई मेरे बच्चे? ठीक है। और अच्छा देखो, मैं क्या है चीज़ों को बहुत बार रिपीट नहीं करूँगा, 1 से 2 टाइम करूँगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो 1-2 बार आप वीडियो को पीछे कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना वैसे तो बहुत लार्ज टॉपिक, बहुत सारे वास्ट चीज़ें हैं इसमें, तो अगर मैं एक चीज़ को ज़्यादा बार खींचूंगा तो ये और आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, है ना। और आशा करता हूँ कि वीडियो का जो लेंथ रहे वो छोटा रहे और चीज़ें सारी आपको मिले। चलो फटाफट से समझो मेरे भाई कि देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, 2 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, 2 तरह के पोषण होते हैं। मतलब खाने का जो प्रोसेस है, ठीक है, यानी फूड को कंज्यूम करने के वो 2 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। कौन होता है? एक होता है ऑटोट्रोपिक, एक होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रोपिक क्या होता है और हेटरोट्रोपिक क्या होता है, अभी मैं बेसिक बात बता देता हूँ। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना लेता है, अपना खाना खुद से बना लेता है। क्या सर चूल्हे पे जाकर अपना खाना खुद से, तवे रोटी पे? अरे नहीं मेरे भाई, अपने अंदर ही बना लेता है। जैसे कि आपके पौधे देखो, कहीं पे उनका खुद का किचन विचन नहीं होता, वो अपने अंदर ही सूर्य की रोशनी के साथ, है ना, अपना खाना बना लेते हैं। अभी इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ही रहेगा, इसमें मैं सारी बातें बताऊंगा। और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, यानी हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं उन लोगों पर ही निर्भर करते हैं। जैसे पेड़ पौधों पर ही हम लोग निर्भर रहते हैं, उन्हीं से हम लोग अपना खाना बनाते हैं। तो हम लोग किस तरह का न्यूट्रिशन करते हैं? हम लोग हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। और प्लांट कैसा करते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन से, जो कि आज का मेन टॉपिक है। तो मैंने जैसे कि बताया, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो हमारा क्या नाम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपना खाना कैसे कर लेता है? खुद ही बना लेता है। द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करते हुए, जैसे CO2, वाटर एक्सेट्रा, वो अपना खाना क्या करता है? खुद से प्रिपेयर कर लेता है, खुद से क्या बना लेता है? ऑर्गेनिक फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दोबारा बता देता हूँ मैं, कुछ नहीं है। देखो व्हाट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, तो तुमसे कोई पूछे तो बोल देना जब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं बना लेता है ना, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करते हुए ऑर्गेनिक फूड बना लेता है खुद से, है ना, और उसको यूटिलाइज कर लेता है, ठीक है। और वो ऐसा करता है कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से करता है ना। इसी को हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये काम कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स करते हैं, ठीक है। अच्छा एक कमाल की बात, वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं, उनको ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोट्रोप्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा क्या सिर्फ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस से ही करा जा सकता है क्या? यानी क्या ऐसा ही हो सकता है? ऐसे ही सारे जीव हैं जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस से ही करते हैं, उन्हीं को ऑटोट्रोप्स? ऐसा नहीं है बेटा, कुछ लोग केमिकल से भी करते हैं, उनको कैमोट्रोप्स भी कहा जाता है, ठीक है। बट NCERT में उनका कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है। बट पढ़ाने वाले बता देते हैं, कई अच्छी किताबें देखते हैं ना आप एक्स्ट्रा वाली, तो उसमें कैमोट्रोप्स भी बताया जाता है। वो क्या करते हैं? वो लोग अपना खाना खुद से कुछ केमिकल्स के द्वारा, और कई बार वो सनलाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है, बट नॉट अ कम्प्लीटली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बट हमें जो पढ़ना है वो ये वाला पढ़ना है, इसलिए मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा, आप उसको ना ही रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आप NCERT चेक कर लेना पूरी तरह से, उसमें कैमोट्रोप्स के बारे में कहीं पे भी कुछ नहीं दे रखा। फिर भी मैं दोबारा बता दूं कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो अपना खाना खुद से बना देता है बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उसको जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ग्रीन प्लांट। और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? ऑटोट्रोप्स बुलाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ऑटोट्रोप्स किनको बुलाते हो? जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब ये ऑटोट्रोप्स काम कैसे करते हैं? ग्रीन प्लांट अपना खाना के बनाते कैसे? तो ये जो ऑटोट्रोप्स होते हैं ये यूज करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। सर ये इनऑर्गेनिक मटेरियल में समझाओ क्या होता है? भाई सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल में आ जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, पानी, नाइट्रोजन जो आपके सॉइल में पाए जाते हैं ना, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है आपकी मिट्टी वगैरह में, तो वो सारे क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है ना। जैसे कि
कि CO2 भी है, H2O भी है, ठीक है। तो ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करते हुए कौन, ऑटोट्रोफ्स कन्वर्ट कर देते हैं उसको किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या है भाई, उनका खाना, उनको जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। इन्होंने बना लिया अपना ऑर्गेनिक फूड, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब कुछ बातें कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली अगर मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये एक कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है। ये एक एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है जिसको वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा ऑटोट्रोफ सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट होता है क्या, एक कॉम्प्लेक्स एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है जो इनके अंदर बन जाता है। फिर वही एनर्जी का मॉलिक्यूल से ही अपने उसको यूटिलाइज करके ये अपनी बेसिक चीज़ें, बेसिक जो इनका जैव प्रक्रिया है उसको परफॉर्म करते हैं, है ना। उसी से तो जीवित रहते हैं, उसी को अपनी बॉडी से मेंटेन करते हैं भाई। इनको एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी का मॉलिक्यूल कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल आप इसको बोल सकते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसको यूटिलाइज करा जाता है प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म। कार्बोहाइड्रेट किस काम आता है, एनर्जी प्रोवाइड करना आने के काम आता है ऑर्गेनिज्म के। ऑर्गेनिज्म इससे क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कर मतलब अपना एनर्जी यूज करता है किससे, कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। समझ आया क्या। और इसको बनाया कैसे जाता है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करते हुए। समझ आ रही है बात। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, अब ये सडनली जैसे आपने खाना खाया, ठीक है, आपके बॉडी में एनर्जी बन गई, या प्लांट्स ने खाना बना लिया, अपना कार्बोहाइड्रेट्स बना लिए। अब ये थोड़ी ना कि सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट तुरंत का तुरंत यूटिलाइज कर लेते हैं। कुछ उनको जो रिक्वायरमेंट होती है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं और बाकी सारा क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जैसे रात में तो खाना बनाते नहीं, क्योंकि रात में तो सनलाइट होती नहीं। तो आपको बता दूं, जो ये खाना बनाएंगे ऑटोट्रोफ्स यानी जो ग्रीन प्लांट्स से खाना किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। अभी समझेंगे, देखो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अच्छे से समझाऊंगा। अभी इतना समझो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा है, कोई नई बात चीज नहीं पढ़ रहे आप, ठीक है। तो ये जो ग्रीन प्लांट्स हमारे फोटोसिंथेसिस यानी लाइट की एनर्जी से जो अपना खाना बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना लिया, तुरंत का तुरंत क्या सारा यूटिलाइज कर लिया, नहीं, सारा का सारा यूटिलाइज नहीं कर लेते। जैसे रात के टाइम पे तो उनको खाना चाहिए होता है, एनर्जी तो रात के टाइम पे भी चाहिए होती है। तो ये क्या करते हैं, जितना यूटिलाइज करना होता है दिन के टाइम कर लेते हैं, बाकी सारा स्टोर कर लेते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट को विच आर नॉट यूज इमीडिएटली, जो यूज नहीं करा जाता उसको क्या कर लिया जाता है, स्टोर। और प्लांट्स के अंदर उसको किस फॉर्म में यूज स्टोर करा जाता है, स्टार्च की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में स्टार्च करा, कई बार सवाल आता है और आपका MCQ में आ सकता है कि किस फॉर्म में प्लांट अपना कार्बोहाइड्रेट या अपना खाना या अपना ऑर्गेनिक फूड स्टोर करता है। तो किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च। और वहीं हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, हम लोग ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल। एनिमल क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को अपने अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखता है, और प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च की फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। अब समझते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब यहाँ पर संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, प्रकाश का मतलब होता है लाइट, लाइट द्वारा खाना बनाना। अब यहाँ पर तो सिंथेसिस का मतलब है संश्लेषण यानी बनाना, लेकिन यहाँ फोटो का मतलब समझ नहीं आ रहा है ना। कई बार मैं आपको ये वर्ड फील कराना चाहता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, ये जो लाइट होता है ना, हमारा जो लाइट होता है, लाइट एक पार्टिकल से बना होता है, उस पार्टिकल का नाम होता है फोटोन। क्या नाम होता है भाई, लाइट एक पार्टिकल से बना होता है। आपको बस जस्ट फील करा रहा हूँ यार, ये तो थोड़ा फिजिक्स की बात हो जाए। लाइट किससे बना होता है, लाइट एक पार्टिकल से बना होता है, उस पार्टिकल का नाम, एक पार्टिकल नहीं कई सारे पार्टिकल्स होते हैं, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, लाइट किन पार्टिकल से बना होता है, फोटोन से। तो यही फोटोन वर्ड से आ जाता है फोटो, ठीक है। ये फोटोन वर्ड का फोटो लिया हुआ है, ये लाइट के पार्टिकल को बोलते हैं फोटो, यानी लाइट की उन पार्टिकल से बनाई गई, मतलब लाइट द्वारा बनाई गई या फोटोन द्वारा बनाई गई, बात तो एक ही हो गई। तो यहाँ से वर्ड आ जाता है फोटोसिंथेसिस। समझ आया क्या, चलो इतनी बात, ये तो मैंने ऐसे बता दिया जर्नल, ऐसे जर्नल आपकी जनरल नॉलेज के लिए कि वर्ड कहाँ से आया है ना। चलो तो आप क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस होता क्या है, ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपनी लाइट एनर्जी को यूज करते हुए, यानी सनलाइट की एनर्जी को यूज करते हुए कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, इसको समझते हैं। इस प्रोसेस के अंदर प्रिपेयर करा जाता है ऑर्गेनिक फूड, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है आपका प्लांट द्वारा, ठीक है। कैसे बनाया जाता है, CO2 H2O को यूज करते हुए, CO2 और H2O को कंटेन करते हैं, यूज करते हैं, है ना। साथ में उसमें क्या होती है, सोलर एनर्जी यानी सनलाइट की एनर्जी, है ना। सनलाइट की एनर्जी किसके द्वारा यूज करी जाती है, क्लोरोफिल। मैं दोबारा समझा देता हूँ। हुआ क्या, जो हमारा पौधा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नॉर्मल बोलो तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट इज अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है, तो होता ही है कि वो CO2 को, H2O को, पानी को और कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट यानी सूरज की रोशनी, सोलर एनर्जी का यूज करते हुए क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट बना लेता है, ठीक है।
इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखो ये हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की इक्वेशन लिखी गई है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, H2O चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है, ठीक है। सनलाइट जो यूज़ करी जाती है, वो ऑब्जॉर्व करी जाती है प्लांट में, वो क्लोरोफिल द्वारा करी जाती है। अभी मैं क्लोरोफिल पे आऊँगा, क्लोरोफिल क्या होता है कैसे नहीं अभी बात करेंगे। वो क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट। ये देखो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, हमारा एनर्जी का मॉलिक्यूल। साथ में ये ऑक्सीजन बनाता है, साथ में पानी बनाता है, ठीक है। जितनी ऑक्सीजन की इसको रिक्वायर होती है वो रख लेता है, बाकी सारा क्या करता है, बाहर निकाल देता है, H2O को बाहर निकाल देता है, ठीक है। समझ आया क्या, मैंने फोटोसिंथेसिस समझाया आपको, समझ आया क्या कि CO2 H2O को सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाता है, साथ में O2 और H2O भी बनाता है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस मटेरियल, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से मटेरियल यूज करे गए। एक तो CO2 यूज करा गया। अब ये CO2 एंटर कहाँ से होता है, तो पत्ती को देखोगे, मतलब देखो पहले सारा काम हो कहाँ रहा होता है। पहली बात तो हमको मैं बताऊं, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो कहाँ रहा है, पूरे पौधे के अंदर पत्ती के ऊपर हो रहा है। कहाँ हो रहा है, पत्ती यानी लीफ के अंदर हो रहा है। अब ये जो लीफ होती है उसको कभी ऐसे पलटना, उसमें बहुत छोटे छोटे छेद दिखेंगे, पोर्स दिखेंगे, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और स्टोमेटा ही जो होता है, वो जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसी के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा के अंदर, स्टोमेटा के मदद से, उस पोर्स की मदद से ही कार्बन डाइऑक्साइड पौधा ऑब्जॉर्ब करता है, और ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हो जाता है इसी को बाद में रिलीज करता है उसी छेद द्वारा, स्टोमेटा द्वारा। अभी स्टोमेटा पे हम एक बार और चर्चा करेंगे, बाकी आपको ये समझ गया होगा कि CO2 कहाँ से आता है। CO2 आता है लीफ के ऊपर, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा वहाँ से एंटर होता है। उसके अलावा ये जो H2O होता है, ये कहाँ से पौधा लाता है भाई, ये क्या करता है, चाहे H2O और H2O के साथ साथ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऐसी और भी मिनरल्स वाली चीजें जमीन के अंदर होती हैं, सॉइल के अंदर होती हैं, और पौधा क्या करता है, अपनी रूट यानी जड़ों द्वारा उसको क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, लेकर आता है कहाँ पर, पत्ती पर, वहाँ पर CO2 H2O ये भी सब मिल जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ये सारा काम हो रहा है पत्ती पे। अब मैंने आपको ये बताया कि कौन कौन से रॉ मटेरियल मेनली यूज हो रहे हैं, और ये रॉ मटेरियल पौधे के पास आते कहाँ से, तो CO2 तो स्टोमेटा द्वारा आता है, और H2O वो रूट द्वारा जमीन से निकालता है, ठीक है, खींचता है। उसके अलावा यहाँ पर सनलाइट की एनर्जी चाहिए। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, सोलर एनर्जी। अभी सनलाइट क्या होती है, मतलब सनलाइट क्या होती है, कह रहा हूँ सनलाइट कहाँ से आती है, कैसे अब्जॉर्ब करी जाती है, तो सनलाइट को क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करता है। कौन अब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करता है। अब ये क्लोरोफिल होता कहाँ पर है, पत्ती के ऊपर ही होता है क्लोरोफिल, पत्ती के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का मेनली काम क्या होता है, सनलाइट को अपने तरफ क्या करना, अब्जॉर्ब करना, खींचना, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या। अब देखो एक बात, देखो क्या बोल रहा है कि जब पत्ती होती है हमारी, जो लीफ होती है, द लीफ, इन लीफ, उन पत्ती के अंदर जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, तो आप वहां पर देखोगे जो उसके अंदर सेल होंगे, वो सेल एक ग्रीन कलर का डॉट कंटेन कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे क्या होंगे, ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होंगे, डॉट्स होंगे। उन्हीं ग्रीन डॉट्स को हम सेल ऑर्गेनल्स में, मतलब उनको जो ग्रीन डॉट्स हैं, आपको पता है सेल के अंदर जो होते हैं सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, तो वो ग्रीन डॉट भी एक तरह के क्या है, सेल ऑर्गेनल्स हैं। और उन सेल ऑर्गेनल्स का नाम क्या रखा गया है, क्लोरोप्लास्ट। दोबारा बताता हूँ, पत्ती को जब माइक्रोस्कोप लेवल पे देखोगे, ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है ना कि ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सेल होता है, सेल के अंदर बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, उसके अलावा जो उसके साइड में जितने भी चीज़ें होती हैं ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, और उसमें और भी होता है, प्लास्टिड्स हो जाते हैं, आपके गोल्गी अपैरेटस हो जाता है, तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। चलो मैंने क्या बोला, अगर वो वाली बात समझ नहीं आ रही 9th वाली, तो कोई बात नहीं, दोबारा से आओ। मैं क्या कह रहा हूँ, पत्ती को माइक्रोस्कोप से देखो, माइक्रोस्कोप लेवल पे, तो आपको सेल दिखने लगेंगे पत्ती के ऊपर। भाई सेल से तो बनी होती है सारी चीज़ें, मैंने आपको बताया था ना, सारे जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सारे सेल से बने होते हैं, बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है हमारी। अब ये जो सेल है, इसके अंदर आपको ग्रीन कलर के डॉट दिखेंगे पत्ती के ऊपर, अगर आप देखेंगे तो जो ग्रीन डॉट्स हैं वो एक तरह के सेल ऑर्गेनल्स हैं। उन ग्रीन डॉट्स का नाम क्या रखा गया है, क्लोरोप्लास्ट बुलाते हैं उन्हें। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनके अंदर ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सनलाइट को अब्जॉर्ब करना। तो बात समझ आ रही होगी क्लोरोप्लास्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोफिल किस काम आता है, सनलाइट को अब्जॉर्ब करने के कारण काम आता है। क्योंकि ये ग्रीन डॉट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट पे, यही कारण होता है, कई बार आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, पत्ती हरे कलर की क्यों होती है, ग्रीन रंग की क्यों होती है, तो इसी ग्रीन डॉट्स के कारण होती है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होती है। तो आप कारण क्या लिख के आएंगे, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल लिख कर आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं कि मेनली द मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। यार फोटोसिंथेसिस में वो मेन इवेंट है क्या, एक बार उसको हम दोहरा लेते हैं। तो एक तो फोटोसिंथेसिस में मेनली क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल द्वारा अब्जॉर्ब कराया जा रहा है।
दूसरा ये हो रहा है, जो लाइट एनर्जी जब अब्जॉर्ब हो गई तो उसमें बाकी मॉलिक्यूल्स वगैरह के हेल्प से इसको लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, केमिकल एनर्जीज में, और जिसमें अपना क्या बना लिया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट बना लिया जा रहा है। उसके साथ साथ जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर दिया जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है, स्प्लिट कर दिया जा रहा है। ठीक है। तीसरा जो मेन काम कर रहा है फोटोसिंथेसिस, वो CO2 को रिड्यूस कर रहा है, उसका रिडक्शन करवा के क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट। अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन आपने पहले चैप्टर में पढ़ रखा होगा, और नहीं पढ़ रखा होगा अपचयन उपचयन तो प्लीज एक बार जाकर पढ़ लो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो पढ़ रखा होगा पहले चैप्टर में रिडक्शन। तो CO2 को क्या कराया गया, रिडक्शन कराया गया, रिडक्शन करा के क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट। अब ये 3 मेन इवेंट हुए हैं। ठीक है। और नॉर्मली ये सारे इवेंट क्या होते हैं, हर पौधे के अंदर यही होते हैं। ठीक है। और इसी तरह से होते हैं। लेकिन यहां पर एक नोट करने वाली बात कह रहा है कि दीज स्टेप्स नीड नॉट टू प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। कह रहा है ये जो 3 स्टेप लिखे हैं जरूरी नहीं है कि ये हर पौधे में लगातार यही स्टेप एक के बाद तुरंत होते रहते हैं। कुछ पौधों में, मैक्सिमम पौधों में तो ऐसा होता है, बट कुछ में ऐसा नहीं भी होता। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, ये क्या करते हैं, रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर लेते हैं। रात के समय इन्होंने CO2 अब्जॉर्ब कर लिया और इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया आधा अधूरा, पूरी तरह से खाना नहीं बनाया, आधा अधूरा एक प्रोडक्ट बनाया जिसको हम इंटरमीडिएट बोल रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद सुबह होने के बाद इन्होंने क्लोरोफिल से एनर्जी अब्जॉर्ब करी। ठीक है। रात में CO2 रख रखा था अपने पास, रात में पूरा CO2 लिया, दिन में नहीं लेते, रात में लेके पहले से रख लिया और CO2 लेकर एक आधा अधूरा प्रोडक्ट बनाया, पूरी तरह से खाना नहीं बना पाए, आधा अधूरा खाना बनाया। और सुबह जब सूरज उगा तो उससे हीट सोलर एनर्जी लेकर क्लोरोफिल की मदद से इन्होंने क्या करा, वो जो आधा प्रोडक्ट था उसको क्या कर दिया, पूरा। तो वही चीज मैंने आपको बताई, यही नोट में यही लिखा हुआ है, NCERT में लिखा हुआ है एग्जाम्पल, आप ध्यान से पढ़ लेना। क्या बोला उसने कि ये जो स्टेप है फोटोसिंथेसिस में, ये 3 मेन स्टेप होते हैं और नॉर्मली पौधे में ये स्टेप्स लगातार एक के बाद एक होते हैं। बट यही चीज ये कह रहा है कि हर पौधे में ऐसा नहीं होता, कुछ पौधों में नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल है डेजर्ट प्लांट, इसमें क्या होता है, ये जो स्टेप्स हैं ये एक के बाद एक नहीं होते। जैसे कि इन्होंने तो एक जैसे CO2 अब्जॉर्ब कर लिया रात में और अगले दिन सूरज से एनर्जी खींचकर फिर बनाया पूरा प्रोडक्ट। तो यही बोल रहा है इस नोट में कि जरूरी नहीं है कि तीनों स्टेप एक के बाद एक तुरंत इमीडिएटली हो। ठीक है। ये नोट वाली बात जरूर ध्यान रखना, पूछ सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्टोमेटा पे। मैंने जैसे कि बताया, पत्ती लो, पत्ती को नॉर्मली ऐसे पीछे से देखो तो उस पर ऐसे छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे, छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे। और ये जो पोर्स होते हैं, इन्हीं पोर्स को, जो लीफ के सरफेस पे होते हैं, इन्हीं पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा का मेन काम होता है अपने अंदर CO2 या ऑक्सीजन को लेना या बाहर छोड़ना। ठीक है। आपको पता है ना, इन्हीं पोर्स द्वारा CO2 अंदर आता है और इन्हीं पोर्स द्वारा ऑक्सीजन बाहर जाता है, यानी गैस का एक्सचेंज करने का मेनली काम होता है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, सिर्फ स्टोमेटा ही गैस एक्सचेंज नहीं करता, रूट द्वारा भी गैस एक्सचेंज होती है, स्टीम द्वारा भी एक्सचेंज होती है, लेकिन ज्यादातर गैस स्टोमेटा क्या करता है, एक्सचेंज करता है। ये बात समझ आ रही है। अच्छा, उसके अलावा कई बार क्या होता है कि जैसे लगातार बारिश हो रही है, पौधे के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, या कई बार आप ही बहुत ज़्यादा पानी वगैरह डाल देते हो, तो पौधे के अंदर जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पौधा क्या करता है, अपने अंदर से उसको वाटर को वेपर बनाकर बाहर निकाल देता है। और कहाँ से निकाल देता है, इसी स्टोमेटा से निकाल देता है। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। आने वाली वीडियोस में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी हम एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आपको मैंने स्टोमेटा का काम बताना था, तो मैंने बताया कि स्टोमेटा का एक काम तो होता है गैस एक्सचेंज करने का, उसके अलावा वो लार्ज अमाउंट में जब उसके पास वाटर होता है तो वाटर को भी इसी छेद द्वारा वो बाहर निकाल देता है, स्टोमेटा द्वारा बाहर निकाल देता है। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन में, ये 2 मेन फंक्शन होते हैं स्टोमेटा के। समझ आया क्या? अच्छा, स्टोमेटा का डायग्राम आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। NCERT वाला देख लो, चाहे ये वाला देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाना सीख लो उसको। ठीक है। इसमें आपको एक गार्ड सेल मेंशन करना है, एक जो आपका बीच में पोर दिख रहा होगा स्टोमेटा का, वो पोर मेंशन करना है। ठीक है। और बाकी स्टोमेटा में ऐसे आपको इस तरह से बना के, जैसे दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ऐसा बनाना होगा और उसमें कम से कम इनका लेबलिंग करना आना चाहिए। ठीक है। गार्ड सेल तो कम से कम मेंशन करना आना चाहिए, गार्ड सेल स्टोमेटल पोर कहाँ पर है। ठीक है। समझ में आ रही है क्या? क्योंकि कई बार ये पेपर में पूछ लिया जाता है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो जैसे कि डायग्राम में तुमको दिख भी रहा होगा कि इस प्लांट्स के अंदर, अच्छा एक अब डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा, प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के डायग्राम, ये स्टोमेटा वाले डायग्राम में आपको गार्ड सेल दिख रहे होंगे। अभी गार्ड सेल का मेन काम क्या होता है समझते हैं। जो प्लांट होते हैं ना, नॉर्मली
इनको जब फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती तो ये क्या कर लेते हैं, अपने आप को अपना जो ये जो इन्होंने ओपनिंग कर रखा है ना, ये पोर का ये जो छेद इन्होंने खोल रखा है पोर, इसको क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। द प्लांट क्लोजेज दिस पोर व्हेन इट डज नॉट नीड, जब उनको जरूरत नहीं है फोटोसिंथेसिस के बाद या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर उनको जितना CO2 चाहिए था ले लिया, उसके बाद क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग किसके हाथ में होता है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है वो फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, गार्ड सेल। गार्ड सेल के हाथ में होता है क्या नाम है, स्टोमेटा के अंदर उस पोर को, स्टोमेटल पोर को खोलना और बंद करना। कौन फंक्शन परफॉर्म करता है, गार्ड सेल करता है। अब ये होता कैसे है, गार्ड सेल बेसिकली स्वेल कर जाता है, सूज जाता है, फूल जाता है जब उसके अंदर वाटर भरा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, स्टोमेटल पोर खुल जाता है। और सिमिलरली जैसे ही हमें बंद करना होता है तो उसके अंदर से पानी चला जाता है, तो गार्ड सेल सारे क्या होता है, श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, जिसमें हम डाइजेशन भी पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई है। ठीक है, प्लीज़ मेक श्योर अपने नोट्स अगर यहाँ से बनाना है तो यहाँ से बना लो, उसके बावजूद बनाने के बाद एक बार नोट्स को पढ़ना है। सेकेंडरी आपको NCERT जरूर पढ़नी है।